हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपके लिए बायोलॉजी का जो सेशन शुरू किया था उसमें हमने अपना एक पूरा चैप्टर रक्त को जो ब्लड था उसे समाप्त किया। उसमें उसके हमने संगठन से लेके हर बारीक से बारीक क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं उनको देखा। आज हमारा नया चैप्टर, नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसका नाम है पोषण या न्यूट्रिशन। ये हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा में अगर देखा जाए तो लेखपाल है, वहाँ न्यूट्रिशन एक पहले से पोर्शन पूरा दे रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले पोषण पे बात करेंगे या न्यूट्रिशन पे बात करेंगे। तो अगर हम पोषण की बात करते हैं, और जिसने भी हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखें पोषण या न्यूट्रिशन। तो भोजन में उपस्थित जो हमारे भोजन होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, भोजन में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको उनमें उपस्थित पोषक तत्वों को तोड़कर, ठीक है, उन्हें रक्त में मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा पूछें तो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर, ठीक है, तोड़कर मतलब जो उनके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, जो उनका सबसे मूल बेसिक्स पार्ट होते हैं, उनमें बनाकर तोड़कर रक्त में मिलाने की प्रक्रिया, रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया पोषण क्या है? भोजन में उपस्थित जो अब भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो तरह तरह के न्यूट्रिशन होते हैं उनमें उन्हें छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में तोड़ के जो रक्त होता है उसमें शामिल करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण जरूरी क्यों है? पोषण से जो हमें मिलता है, पोषक तत्वों से हमें जो प्राप्त होता है, सबसे पहले ऊर्जा। तो पोषक तत्व जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें आता है अपना सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें शर्करा बोलते हैं। उसके बाद वसा और फिर उसके बाद प्रोटीन। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे हमें किन पोषक तत्वों से ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद शरीर निर्माण अगर पूछा जाए, शरीर निर्माण किन पोषक तत्वों से होता है, तो शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्वों की हम बात करेंगे। तो इसमें वसा, प्रोटीन और जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इसमें वसा नहीं आता है, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये आते हैं अपने पास शरीर का निर्माण करने वाले। और उसके बाद जो आते हैं शरीर को रक्षा प्रदान करने वाले, ठीक है, डिफेंस जो प्रदान करते हैं, रक्षा प्रदान करने वाले तत्व। अगर इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम है जो वो है विटामिन्स। कभी पूछा जाए शरीर को रक्षा कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो जो विटामिन्स होते हैं वो शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद विटामिन्स के बाद मोटा चारा या रुक्षांश बोलते हैं, मोटा चारा या फाइबर, ये शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। तो समझ में आया पोषण क्या है, पोषण किस लिए जरूरी है? क्योंकि ऊर्जा इससे मिलती है, हमें शरीर का निर्माण होता है तथा रक्षा प्रदान की जाती है। अब पोषण के मुख्य अवयव हम देखते हैं। पोषण के मुख्य अवयव की बात करें तो सबसे मुख्य जो आता है वो है अपना कार्बोहाइड्रेट। अभी हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले हम सब देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो इस चैप्टर में, जो इस अध्याय में हमें पढ़ना है उन्हें। दूसरा वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 पे अपना विटामिन्स,
नंबर 5 पे जो आता है खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक, नोट करते रहिए। नंबर 6 जल, और नंबर 7 पे मोटा चारा या फाइबर। फाइबर तो पोषक तत्वों के कभी भी आपसे अवयव पूछे जाए तो मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, मोटा चारा, फाइबर, ये सभी हैं। ठीक है, तो आप लोग 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा, आप आगे चलें। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले जो बात हम करेंगे, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए यह शरीर के कितने प्रतिशत का निर्माण करती है, तो यह शरीर के 1% भाग का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के 1% भाग का निर्माण करती है, मात्र 1%। ठीक है, ठीक है, 1% भाग का निर्माण करती हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के में होता है। जैसे हम देख लें, अगर हम इसके ग्लूकोज के अणु को देख लें, या इसे कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है C6H12O6, ठीक है, होता है। ठीक है, इसके 1 ग्राम से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से के कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये पूछ सकते हैं, ठीक है, मिलती है। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो यहां पे सीधे अपन बंटवारा कर लेते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आप भी इसी प्रकार से लिख लीजिए। दूसरा डाई सैकेराइड। तो तीसरा होता है, तो तीसरा इसका टाइप है वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जहां पे एक अणु, जहां पे एक अणु जो कार्बोहाइड्रेट का उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, जहां पे एक अणु कार्बोहाइड्रेट का उपस्थित होता है वहां क्या बोलते हैं उसे, कि वो मोनोसैकेराइड। ठीक, जैसे अगर हम इसके उदाहरण में देखें, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं मोनोसैकेराइड में। जैसे इसके उदाहरण को देखें तो ग्लूकोज, आपको अभी बताया C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट का जो अणु होता है ठीक उसी के समान होता है। ठीक, ग्लूकोज। ठीक, और जो भी एनर्जी मिलती है, कोई भी एनर्जी टाइप, कोई भी आप भोजन लेते हैं, उससे जो लास्ट में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है वह ग्लूकोज होता है। ठीक,
ग्लूकोज के बारे में पूछा जाता है, सबसे जल्दी ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो ग्लूकोज से। लिख लेना, सबसे जल्दी ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। तो पूछा जाए इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है, सबसे जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से, C6H12O6। फिर उसके बाद फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है उसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन ये डी टाइप होता है, ये एल टाइप होता है, मतलब एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त, इनके घूर्णन की स्थिति के आधार पर होता है फ्रक्टोज। इसे फल शर्करा कहते हैं, फल शर्करा, इसे फल शर्करा कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फल शर्करा और सबसे मीठा शर्करा या प्रकृति से प्राप्त। ठीक है, प्रकृति, याद रखना, प्रकृति से प्राप्त सबसे मीठा शर्करा कौन सा है, फ्रक्टोज। ये फलों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे फल शर्करा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लें तो एक होता है राइबोज। ये डीएनए और आरएनए में उपस्थित होता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो शर्करा होती है वो राइबोस टाइप की होती है, तो ये होती है राइबोस शर्करा। ठीक है, और ये कहां पे मिलता है, डीएनए आरएनए में। तो ये अपना मोनोसैकेराइड हो गए, जिसमें एक अणु कार्बोहाइड्रेट का उपस्थित होता है। ग्लूकोज हमें सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। प्रकृति में सबसे मीठा प्रकृति का शर्करा है वह फ्रक्टोज है, जो फल शर्करा कहलाता है। अब हम डाइसैकेराइड की बात करें, इसमें 2 अणु कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, इसमें 2 अणु कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2 अणु। जैसे अगर इसके उदाहरण में हम देखें तो सबसे पहला आता है अपना सुक्रोज। सुक्रोज कभी पूछा जाता है कौन कौन से 2 अणु होते हैं, एक इसमें होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है माल्टोज, नहीं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज। इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं, गन्ने की शर्करा। ठीक है, गन्ने की शर्करा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी शर्करा गन्ने से प्राप्त होती है, तो सुक्रोज। उसके बाद एक माल्टोज, ठीक, इसे धान्य शर्करा बोलते हैं, धान्य शर्करा मतलब कि ग्रेन, जो अनाज से प्राप्त होती है वो कौन सी शर्करा होती है, माल्टोज शर्करा। उसके बाद एक होती है अपनी लैक्टोज, इसे बोलते हैं दुग्ध शर्करा, जो मिल्क से प्राप्त होती है, दुग्ध शर्करा। ठीक है, तो जो दूध होता है उससे शर्करा कौन सी प्राप्त होती है, लैक्टोज, और उसमें जो प्रोटीन होती है वो कैसीन प्रोटीन होती है। अब हम पॉलीसैकेराइड की बात कर लें, इसमें 2 या 2 से अधिक अणु कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं, 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं। उदाहरण में देखें तो काइटिन, ठीक, काइटिन की बात देखें तो सेल्यूलोज, और नंबर 3 पे जो आता है अपना स्टार्च, इसे मंड कहते हैं, काइटिन। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं ये वाले की। ठीक है, इन तीनों की। काइटिन जो होता है, जो कीट पतंगे होते हैं उनके बाह्य कंकाल जो होते हैं, आप कॉकरोच को देखिए, जो उनका बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, जैसे कीट पतंगों के बाह्य कंकाल, किसके बने होते हैं, काइटिन के। काइटिन क्या है, एक तुम्हारा पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज जो होता है, जो पौधे होते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इनमें देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? शर्करा होती है। तो व्यक्ति अगर इनको ही खाने लगे तो उसे शर्करा सीधे मिल जाएगी, क्यों? उसे माल्टोज या कोई दूसरे टाइप की शर्करा लेनी पड़े। लेकिन जो एक मानव है वह इस टाइप की शर्करा को, जो सेल्यूलोज होता है, पॉलीसैकेराइड को नहीं पचा सकता है। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति में जो तुम्हारे देखा जाए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं, वो देखा जाए तो स्वचालित अवस्था में नहीं है, मतलब वो अपना काम नहीं करती। जबकि खरगोश या किसी अन्य जो जीवधारी हैं जो घास और वो खाते हैं, उनमें यह सक्रिय अवस्था में होती है, तो वह सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। जबकि वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है, जो बड़ी आंत में के पास रहती है, वह मनुष्य में अवशेषी अंग है, वो पाचन नहीं कर पाते हैं, और जो जानवर हैं उनका पाचन कर लेते हैं। तो सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी होती है? पॉलीसैकेराइड की। उसके बाद स्टार्च देखें तो स्टार्च या मंड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मंड। भोजन, ये क्या होता है? जो पौधे हैं वो अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। पौधे द्वारा उत्पादित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। आप लोग लाइन से लिख लीजिए, वहां जगह नहीं थी, यहां लिख दिया था। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखवाते हैं। तो स्टार्च पौधे द्वारा उत्पादित जो भोजन है वो होता है और मंड के रूप में संचित होता है। जैसे मान लो आलू हो गया या शकरकंद हो गई, वो क्या होता है? मंड के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नोट करवाते हैं। तो ये नोट कर दिया होगा, तब तक इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च जो कैप्सूल होते हैं, किसके बने होते हैं? स्टार्च के। कैप्सूल कवर, क्वेश्चन पूछा जाए, कैप्सूल कवर किसके बने होते हैं? कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो स्टार्च के बने होते हैं। ठीक है, कैप्सूल कवर जो होते हैं वो स्टार्च के बने होते हैं, और इसे अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, इसको स्टार्च को क्या कहते हैं? अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं, और सेल्यूलोज को बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो पूछा जाए अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं? तो अल्फा ग्लूकोज कहते हैं अपने स्टार्च को, और बीटा ग्लूकोज किसको कहते हैं? अपने इसे सेल्यूलोज को कहते हैं। तो अपना जो कार्बोहाइड्रेट था, यहां से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कभी भी इसका जो मूल कण या मौलिक पूछा जाए क्या है, तो ग्लूकोज ही होता है, या C6H12O6 होता है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे वसा की। ठीक है, अब इसके बाद हम वसा की बात करेंगे। फैट, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए वसा। वसा देखा जाए तो क्या है? यह एक कार्बनिक है। कार्बनिक यौगिक है। क्या है? वसा कैसी होती है? कार्बनिक 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 होती है, तथा शरीर का 15% भाग निर्माण करती है। शरीर का 15% भाग का निर्माण करती है। शरीर के 15% भाग का निर्माण करती है। और उसके बाद अगर देखें इसका मौलिक कण या इसका मौलिक अणु देखा जाए तो ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल मौलिक, ठीक, मौलिक अणु।
मौलिक कण। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वसा किस में टूटती है? तो वसा किस में टूटती है? वसा आखिरी में जाके ग्लिसरॉल में टूटती है। ठीक है, वसा किस में टूटती है? ग्लिसरॉल में टूटती है। 1 ग्राम वसा से, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी लिखवा दे रहे हैं, 1 ग्राम वसा से 9 पॉइंट, ठीक, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वसा से प्राप्त होती है 9.3 किलो कैलोरी, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा पूछा जाए तो वो अपनी कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। 1 मिनट नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे ऊंट का कुबड़ है वो किसका बना होता है? वसा का बना होता है। ठीक, उसके बाद इसका काम क्या है? वसा का काम ताप नियंत्रण करना। वसा का कार्य ताप नियमन तथा ताप में का नियमन करता है तथा चोट लगने से बचाना है। चोट लगने से बचाना है। जो बाहरी कोई चोट लगने का खतरा होता है या कोई भी स्ट्रेस होते हैं उनसे बचाने का कार्य किसका? वसा का है। और पायरोटिक अम्ल इसका अनिवार्य तत्व है। जो पायरोटिक अम्ल होता है वो इसका अनिवार्य तत्व है। दोस्तों, तो अपन वसा की बात कर रहे थे। वसा में हमने देखा था जो हमारा वसा का अनिवार्य तत्व क्या है, हमने बताया था पाइटिक एसिड जो अनिवार्य तत्व है। अब उसके बाद अगर देखें वसा की कभी यूनिट पूछी जाए या इकाई क्या है, तो हमने बताया था ग्लिसरॉल है और इसे फैटी एसिड भी होता है। क्या है? ग्लिसरॉल, ये तो आपको बताया भी है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड भी आ सकता है। कभी ऑप्शन में आपको फैटी एसिड भी मिल सकता है। ठीक, जैसे पाइटिक एसिड अभी आपको बताया उसी टाइप में मिल सकता है। अगर हम वसा के टाइप की बात करें तो वसा के टाइप बहुत प्रकार के, अगर पूछा जाए फैट कितने प्रकार की होती है तो बहुत प्रकार की है, लेकिन मुख्यतः देखी जाए तो ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। सबसे पहला टाइप जो है उसे हम बोलते हैं संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट। दूसरा जो है वो है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट्स। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट। 3 प्रकार की वसा है, संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांस फैट। संतृप्त वसा की बात करें तो ये जो होती है सैचुरेटेड, यहाँ पे जो कार्बन चेन होती है एक संतृप्त अवस्था में होती है जो टूटती नहीं है। और ये जो है LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। शरीर के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा LDL या LDL को हम क्या कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, आपसे पूछा जाए LDL की फुल फॉर्म क्या है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो पूछा जाए इसे कौन बढ़ाता है? जो संतृप्त वसाएं होती हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल, LDL टाइप का जो होता है इसको बढ़ा देती हैं। और ये जो LDL है ये शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए संतृप्त वसा जो होती हैं शरीर को नुकसान पहुंचाती है। शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, मुख्य रूप से ये किसे प्रभावित करती है? हृदय को प्रभावित करती है, क्योंकि ये नसों में जाके जो वेंस होती हैं उनमें धमनियों जाके जमा हो जाता है और
हार्ट पे प्रेशर डालता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो संतृप्त वसा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये मिलता कहां से? तो देखा जाए मक्खन और शुद्ध घी, वनस्पति घी जो हाइड्रोजनेटेड होता है, वनस्पति घी, यहां से हमें संतृप्त वसा मिलती है। अब हम असंतृप्त की बात कर लें। असंतृप्त वसा की जब हम बात करेंगे तो ये एचडीएल को बढ़ाती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ठीक है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जो ज्यादा नुकसान करता है, और ये एचडीएल को बढ़ाती है जो, जिसे क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये एचडीएल को बढ़ाती है, ये शरीर को कम नुकसान करता है। ठीक है, नुकसान तो करता है लेकिन इतना नहीं है जितना एलडीएल वाला करता है, या जो संतृप्त वसा जितना नुकसान करती है उतनी असंतृप्त या अनसैचुरेटेड वसा नहीं करती है, कम नुकसान करती है। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट को खाने की सलाह दी जाती है। अगर इनकी बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक होती है प्यूफा, PUFA। अगर पूछा जाए म्यूफा प्यूफा क्या है तो असंतृप्त वसा के प्रकार हैं। ठीक है, ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो संतृप्त वसा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जो ज्यादा नुकसानदेह है, और कहां से मिलती है? मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी। असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये किसको बढ़ाते हैं? एचडीएल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जो कम नुकसान करती है, जैसे म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर इनकी बात की जाए तो ये कहां से मिलती है? जैतून का तेल, जैतून का तेल जिसे ऑलिव ऑयल बोलते हैं, सरसों का तेल, सरसों, मूंगफली का तेल, ये कम नुकसानदेह है। सबसे अच्छा तेल जो माना जाता है वो जैतून का या ऑलिव ऑयल को माना जाता है। ठीक है, ये अपनी असंतृप्त वसा हो गई। उसके बाद अगर हम ट्रांस फैट की बात करें, जो बेक्ड आइटम है, देखा जाए जो अब आज के समय में जो फास्ट फूड ज्यादा चल रहे हैं उनमें जो वसा पाई जाती है उसे हम ट्रांस फैट कहते हैं। जैसे केक में, केक, कुकीज, ठीक है, केक हो गया, कुकीज हो गया, उसके बाद पोटैटो फ्राई। ठीक है, ये जो फास्ट फूड है इन सब में जो वसा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस फैट कहते हैं। ये वसा की टाइप है और इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, संतृप्त वसा है, एलडीएल को बढ़ाती है, असंतृप्त एचडीएल को बढ़ाती है, ये कम नुकसान करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी वसा ज्यादा नुकसान करेगी, तो संतृप्त वसा। कौन सी कम करेगी? असंतृप्त वसा। तो 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए। और आपको बता ही दिया 1 ग्राम प्रोटीन वसा से कितनी, 9.1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम अगर वसा है तो इससे कितनी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। सबसे ज्यादा वसा से ही मिलती है। ठीक है, और सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब हमारा वसा समाप्त हो गया, अब हम प्रोटीन को देखते हैं। अब हम प्रोटीन को पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। और यह शरीर के 15% भाग बनाती है। प्रोटीन शरीर का 15% भाग बनाती है, शरीर का 15% भाग बनाती है। प्रोटीन शरीर का 15% भाग बनाती है। अगर इसका देखें प्रोटीन का निर्माण किससे होता है ये पूछा जाए, या प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, प्रोटीन की इकाई, यूनिट जिससे बोलते हैं इकाई, या इसका निर्माण जो है वो किससे होता है, अमीनो एसिड से होता है। अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार पूछा गया है ये, अमीनो अम्ल से होता है। अब अगर हम अमीनो अम्ल की बात करें, पहले अमीनो अम्ल की बात करें, इनकी संख्या कितनी है, 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20, ठीक है। अमीनो अम्ल देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आवश्यक अमीनो अम्ल जिन्हें हम एसेंशियल बोलते हैं, एक होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल जिन्हें नॉन एसेंशियल बोलते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरे अनावश्यक अमीनो अम्ल, या एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब आप बता सकते हैं इन्हें आवश्यक क्यों कहा गया है, इन्हें अनावश्यक। ऐसा तो है नहीं कि अनावश्यक है जो उनकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब आवश्यक है उनकी हमें जरूरत पड़ रही है, जो अनावश्यक है वो फालतू में, ऐसा कुछ नहीं है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल है ये इसलिए इनको आवश्यक कहा गया है क्योंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं हो सकता। जो हमारी बॉडी है वो आवश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं कर सकती, इनकी हमें जरूरत पड़ती है और हम इन्हें बाहर से ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और अनावश्यक अमीनो इनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अंतर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक है तो उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 10। इनकी संख्या कितनी है, 10। तो बचे हुए इनकी संख्या भी कितनी होगी, 10, ठीक। ये क्यों आवश्यक है, इनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता, शरीर या बॉडी जो है नहीं कर पाता, ठीक है। इनका निर्माण जो है वो शरीर नहीं कर पाता है, ठीक है। बाहर से आवश्यकता, बाहर से या भोजन से प्राप्ति। तो ये प्राप्ति इनकी कहां से होगी, जो आप भोजन ग्रहण करोगे उसमें पोषक तत्व उपस्थित होंगे, वहां से प्राप्त होगी। ये इनकी बात करें, शरीर के अंदर निर्माण, बाहर से आवश्यकता नहीं। वैसे इनके नाम कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप कुछ चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे इस तरह वाले में आ जाएंगे, आवश्यक वाले में आर्जिनिन, ठीक है। आवश्यक वाले में जैसे आर्जिनिन आ जाएगा, हिस्टाडीन जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लो, और लाइसिन, ठीक है, लाइसिन हो गया। उसके बाद थायरोनीन और बैलिन। ये कुछ जो अमीनो अम्ल हो गए वो कैसे हो गए, आवश्यक वाले हो गए। अब कुछ अनावश्यक देख लेते हैं। जैसे अनावश्यक वाले में देखेंगे तो एलिनिन, फिर सीरीन, उसके बाद थायरोनिन, उसके बाद
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ये जो हो गए ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हो गए। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20 है। प्रोटीन की इकाई या उसके निर्माण किससे होता है, तो अमीनो अम्ल से होता है। इनकी कुल संख्या 20 है, 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है। आवश्यक है उनका शरीर निर्माण नहीं कर पाता है, और जो अनावश्यक है उनका शरीर के अंदर ही निर्माण हो जाता है। और कुछ उदाहरण है तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम जो प्रोटीन है, प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे दूध जो होता है, दुग्ध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन। रक्त आपको हमने चैप्टर पूरा डिटेल में पिछले 3 वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। रक्त से संबंधित कोई भी जानकारी वहां ऐसी नहीं है जो आपको वहां ना मिले। उसे पढ़ने के बाद आपके रक्त से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। रक्त के बाद अगर मसल्स की बात करें, मांसपेशी, ठीक, मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन होती है। अब मांसपेशी की बात आई है तो यहां से देख लेते हैं। प्रोटीन को मसल्स फूड कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन को यहीं पे लिख लेना, प्रोटीन को मसल्स फूड कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मसल्स फूड किसे कहते हैं, प्रोटीन को, मतलब जो मसल्स बनानी होती हैं, या आप किसी जिम में भी जाएंगे तो वहां जो मेन रूप से आपको दी जाएगी वो प्रोटीन दी जाएगी। जैसे क्रिएटिन या कोई अल्फा क्रिएटिन, बीटा क्रिएटिन, कुछ भी दिया जाए वो प्रोटीन ही दी जाएगी। तो प्रोटीन्स को मसल्स फूड कहा जाता है। फिर दुग्ध हो गया, रक्त हो गया, मांसपेशी हो गई। बाल की बात कर लें, बाल और गेंडे का जो सींग होता है, गेंडे का जो आगे सींग होता है, गेंडे का सींग केराटिन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, केराटिन का बना होता है, केराटिन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किस में पाई जाती है, सोयाबीन। तो सबसे प्रमुख स्रोत क्या हो गया, सोयाबीन। उसके बाद देखें तो मशरूम और आ जाता है, मशरूम, और उसके बाद दाल। वैसे क्वेश्चन में जो ज्यादातर पूछा गया है या तो सोयाबीन से आंसर में होता है या दाल होती है। मशरूम अभी तक बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन सोयाबीन के बाद मशरूम के बाद दाल में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बस एक लाइन का बात और रह गई है। इसके बाद देखें तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन, इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस, ठीक है, मैरेस्मस तथा क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है, नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्वाशरकोर तथा मैरेस्मस किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, टांगे जो बच्चे होते हैं उनकी टांगे अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, तोंद निकल आती है और पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। तो यहाँ हमने जो अपना पोषण का चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने
वसा की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, और जो उसकी डिटेल थी, पोषण क्या है, ये सब बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो विटामिन हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ट्रिक के साथ आपके लिए लाएंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।